Myself, Dr. Rekha Galani, Associate Professor, Department of Chemistry, JDB Government Girls College, Kota. BSc Part 2, Paper 2, Unit 3, एल्डिहाइड और कीटोन्स का पार्ट 4 आज हम पढ़ेंगे। अभी तक हमने इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस हमने एल्डिहाइड और कीटोन्स के देखे हैं। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर हम देखें तो फिजिकल स्टेट जो है वो फर्स्ट मेंबर फॉर्मल्डिहाइड जो है नॉर्मल टेम्परेचर पर गैसेस फॉर्म में होता है। इसका 40% जलीय विलयन फॉर्मेलिन कहलाता है। एसिड एल्डिहाइड का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम होता है और ये लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और उसके बाद वाले C3 से C11 तक के लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। C12 एंड अबव जो भी एल्डिहाइड्स हैं वो सब सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। इसमें हम देखें कि फॉर्मल्डिहाइड जो है वो ड्राई सॉलिड के रूप में भी मिल जाता है जब इसको हम ग्रिग्नाइट रिएजेंट्स के साथ में रिएक्शन करवाते हैं। अगर हम इसकी स्मेल देखें तो लोअर एल्डिहाइड्स इनकी तीखी स्मेल होती है, जबकि हायर एल्डिहाइड्स जो हैं वो फ्रूटी स्मेल वाले होते हैं। कीटोन्स की स्मेल भी जो है वो परफ्यूम्स के अंदर इनमें परफ्यूनरी इंडस्ट्रीज में इनमें काम में लेते हैं कीटोन्स को, तो इनकी स्मेल भी प्लेजेंट स्मेल होती है। डेंसिटी देखें तो एल्डिहाइड और कीटोन्स दोनों ही वाटर से कम भारी होते हैं। इसका मतलब है कि लाइट लिक्विड्स होते हैं। सॉलिबिलिटी अगर हम देखें तो लोअर एल्डिहाइड और कीटोन्स जल में सॉल्युबल होते हैं। इसका मुख्य कारण इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड तथा पोलर जो है वो कार्बोनिल ग्रुप की प्रेजेंस और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो कि हाइड्रेट बनाते हैं, और ये हाइड्रेट्स जो हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं। हायर एल्डिहाइड और कीटोन्स जो हैं वो इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड के फॉर्मेशन से पोलर नेचर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण लोअर एल्डिहाइड्स C4 तक, C1 से C4 तक के एल्डिहाइड और कीटोन्स जो हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं। C5 एंड अबव जो हैं वो इनसॉल्युबल फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। बॉइलिंग पॉइंट हम देखें तो पोलर कार्बोनिल ग्रुप के कारण एल्डिहाइड और कीटोन्स पोलर कंपाउंड्स हैं। इनके कार्बोनिल समूह के विपरीत पोलर्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होने के कारण इनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स प्रेजेंट होता है। इंटरमॉलिक्यूलर कॉम्बिनेशन इनके अंदर प्रेजेंट होता है और एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में ये कार्बोनिल ग्रुप से जुड़े रहते हैं। इसीलिए एल्डिहाइड और कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट इनके ही समान अणुभार वाले नॉन पोलर एल्केन्स से ज़्यादा होता है, क्योंकि इनके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रेजेंट होता है। डाइपोल मोमेंट अगर हम देखें तो एल्डिहाइड और कीटोन्स में डाइपोल मोमेंट का मान बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि इसके अंदर डाइपोलर स्पीसीज के अंदर रेजोनेंस होता है। डाइपोलर स्पीसीज जो है वो है हमारी, ये डाइपोलर स्पीसीज इसके अंदर प्रेजेंट होती है।
जिसके अंदर की C डबल बॉन्ड O बॉन्ड के अंदर पोलराइजेशन होगा और C पार्शली पॉजिटिव और ऑक्सीजन जो है वो पार्शली नेगेटिव चार्ज्ड होते हैं। इसके बाद में हम देखें इनकी स्टेबिलिटी। आइसोमेरिक कीटोन्स की स्टेबिलिटी जो है वो एल्डिहाइड से ज़्यादा होती है, क्योंकि एल्किल ग्रुप जो है वो प्लस इंडक्टिव इफेक्ट के कारण इलेक्ट्रॉन देके कार्बोनिल ग्रुप को स्टेबलाइज कर देता है। तो कीटोन्स जो हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं इन कंपैरिजन टू एल्डिहाइड। इसी प्रकार कीटोन की कंबशन एनर्जी जो है वो एल्डिहाइड से कम होती है। दहन ऊष्मा। इसके बाद में हम देखें कि कार्बोनिल ग्रुप में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस प्रेजेंट होती हैं। न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करता है और एल्डिहाइड और कीटोन्स जो हैं वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस देते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि रिएजेंट जो है वो हमारा वो न्यूक्लियोफाइल के साथ में रिएक्ट करता है और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। चूँकि कार्बोनिल ग्रुप जो है वो पोलर होता है, इसमें कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन रिच होता है। कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता अर्थात उसके अंदर जो नेगेटिव चार्ज है उसको रखने की क्षमता ज़्यादा होती है। तो ये एक बहुत अच्छे न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है कार्बोनिल ग्रुप। फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है और न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करके मॉलिक्यूल के ऊपर और नीचे दोनों तरफ होता है, क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप की स्ट्रक्चर जो है वो प्लेनर होता है और एक अस्थायी इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन इसके अंदर हो जाता है। तो ये इंटरमीडिएट जो है वो सॉल्वेंट या क्रियाकारी रिएजेंट जो होता है उससे एक प्रोटॉन को अपनी तरफ खींचता है और प्रोडक्ट का इससे फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन जो है वो ये बना लेते हैं। तो इस एडिशन के अंदर एसिड और बेस जो है वो कैटलिस्ट होते हैं। दोनों तरह की इसके अंदर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होती हैं। एसिड कैटलाइज्ड भी होती हैं और बेस कैटलाइज्ड रिएक्शंस भी होती हैं। एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन जो हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, इसके अंदर एसिड द्वारा जो फ्री प्रोटॉन होता है वो कार्बोनिल ऑक्सीजन से जुड़ जाता है और कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी बढ़ जाती है। इस प्रकार कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है और न्यूक्लियोफाइल जो है वो इजीली इस पर अटैक कर लेता है। तो ये मैकेनिज्म अगर हम देखें तो C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं और वो प्रोटॉन को लेके, क्योंकि एसिडिक मीडियम है, H+ आयंस प्रेजेंट हैं, ये C डबल बॉन्ड OH बना लेते हैं। O पे पॉजिटिव चार्ज है जो कि रेजोनेंस से स्टेबलाइज्ड होता है और C पे भी पॉजिटिव चार्ज आता है। तो कार्बन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है। इसकी जैसे ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी बढ़ती है, न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करके और एडिशन, न्यूक्लियोफाइल जो है वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है तो वो इस पे बढ़ा देती है न्यूक्लियोफाइल के अटैक की टेंडेंसी। तो ये जो है वो एसिड कैटलाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है। इसी तरह से ये बेस कैटलाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस भी देते हैं। इसमें न्यूक्लियोफाइल जो है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन जो है वो बेस की प्रेजेंस के अंदर होता है। तो बेस द्वारा प्रोटॉन रिलीज होता है और न्यूक्लियोफाइल जो है वो तेज़ी से इसके में
बन जाता है। जो भी हमारा रिएजेंट है वो बेस की प्रेजेंस के अंदर न्यूक्लियोफाइल का फॉर्मेशन कर देते हैं। ये न्यूक्लियोफाइल जो है वो कार्बोनिल ग्रुप पे अटैक करके और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करवाते हैं। ऑर्डर ऑफ नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, कि किस ऑर्डर के अंदर जो है इनकी रिएक्टिविटी बढ़ती है। तो हमने देखा कि अधिकतम क्रियाशीलता के लिए कार्बन पर अधिक से अधिक पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए और ये स्टेरिक हिंड्रेंस में नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट पॉइंट है कि इसके अंदर कार्बन पे, कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन पर ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज हो, मतलब वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, और स्टेरिक हिंड्रेंस करने वाले बल्कि ग्रुप्स जो हैं वो प्रेजेंट नहीं होने चाहिए। दूसरा पॉइंट है प्लस इंडक्टिव इफेक्ट। चूँकि कीटोन के अंदर कार्बन पर 2 एल्किल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं, जबकि एल्डिहाइड में केवल एक ही एल्किल ग्रुप होता है। अतः 2 एल्किल ग्रुप के इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग प्लस इंडक्टिव इफेक्ट के कारण कीटोन के कार्बोनिल कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज जो है वो बहुत कम हो जाता है। इसी के कारण जो है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस में कीटोन एल्डिहाइड से कम क्रियाशील होते हैं। मतलब एल्डिहाइड्स जो हैं वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस फास्ट देते हैं, जबकि कीटोन्स जो हैं वो कम देते हैं, क्योंकि प्लस इंडक्टिव इफेक्ट, मिथाइल ग्रुप के प्लस इंडक्टिव के कारण कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कम हो जाती है। तो फॉर्मल्डिहाइड जो है वो सबसे फास्ट रिएक्टिविटी से फास्ट रेट से जो है वो रिएक्टिव होते हैं। फिर उसके बाद में कीटोन्स अलग अलग एल्काइल ग्रुप्स के प्रेजेंस के साथ में होते हैं प्रेजेंट। थर्ड पॉइंट है स्टेरिक इफेक्ट। कीटोन्स की कम क्रियाशीलता का एक दूसरा कारण भी है कि एल्किल ग्रुप का बल्कीनेस, जैसे जैसे एल्किल ग्रुप्स का आकार बढ़ता जाता है उनके अंदर स्टेरिक क्राउडिंग जो है वो बढ़ती जाती है, जो कि न्यूक्लियोफिलिक अटैक को रोकती है। इसलिए इनके अंदर एडिशन जो है वो स्लो होता है। तो ये जो एडिशन है वो स्लो होने से इसमें रिएक्शंस बहुत कम हो पाती हैं और फर्स्ट स्टेप इसमें स्लो होके फिर सेकंड स्टेप जो है वो फास्ट होता है। इसलिए कीटोन की क्रियाशीलता का क्रम भी हम देखें कि एसीटोन जो है वो ज़्यादा क्रियाशील होते हैं, फिर उसके बाद में 2 ब्यूटेनॉन होता है, फिर 3 ब्यूटेनॉन जो है उससे कम क्रियाशील होते हैं। तो जैसे जैसे बल्कि ग्रुप्स बढ़ते जाते हैं, एल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ता जाता है, कीटोन्स की रिएक्टिविटी कम होती चली जाती है। इसी तरह से सब्स्टिट्यूएंट का इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स, कार्बोनिल कार्बन पर माइनस इंडक्टिव इफेक्ट वाले ग्रुप अगर जुड़े रहते हैं तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है और इनके एडिशन का रेट जो है वो भी बढ़ जाता है। तो हम अगर कार्बन पर NO2 CHO ग्रुप अगर लगा देते हैं, Cl ग्रुप लगा देते हैं, तो इनकी रिएक्टिविटी जो है वो बढ़ जाती है। तो इस तरह से कुछ फैक्टर्स हैं जिनसे कि हम कार्बोनिल ग्रुप की रिएक्टिविटी को एल्डिहाइड और कीटोन्स के संदर्भ में बता सकते हैं। नेक्स्ट है द केस ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन्स के अंदर इसमें क्या होता है, किस तरह से होता है, इसको अगर हम देखें तो एक एरिल ग्रुप इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप होता है, माइनस इंडक्टिव इफेक्ट वाला ग्रुप होता है। तो ये जो है वो ट्रांजिशन स्टेट को
स्टेबलाइज करेगा और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन को बढ़ा देगा। लेकिन पॉजिटिव चार्ज के कारण बेंजीन रिंग पर जो है वो डिलोकलाइजेशन के कारण इसके अंदर एल्डिहाइड और कीटोन्स को रेजोनेंस के द्वारा अधिक स्टेबलाइजेशन मिल जाता है और ये अधिक स्टेबल हो जाते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि इनके अंदर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का रेट जो है वो कम हो जाती है। इसीलिए एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन्स जो हैं वो एलिफेटिक एल्डिहाइड और कीटोन्स से कम क्रियाशील होते हैं, क्योंकि इनके अंदर स्टेबलाइजेशन ज़्यादा हो जाता है। प्लस आई इंडक्टिव माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट के कारण इसके अंदर स्टेबलाइजेशन ज़्यादा हो जाता है। रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड बेंजीन रिंग इसमें बन जाती है। इसी तरह से अल्फा हाइड्रोजन एटम्स, एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम्स अगर प्रेजेंट होते हैं कार्बोनिल कार्बन के पास वाले हाइड्रोजन परमाणु पर, जो कि अल्फा हाइड्रोजन होता है, उस पर अगर उसका एसिडिक करैक्टर होता है तो वो हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर अल्फा हाइड्रोजन युक्त कोई कार्बन जो है, पास वाला कार्बन विसिनल कार्बन पर CO ग्रुप एक प्रतिस्थापी है, चूँकि कार्बोनिल कार्बन पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, वह अल्फा कार्बन से सिंगल बॉन्ड से जुड़े रहते हैं और अपनी तरफ उनको आकर्षित करते रहते हैं, जिसके कारण अल्फा कार्बन पर CH एकल बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर आकर्षित करने की शक्ति बढ़ जाती है और इसी के कारण उनके अंदर क्लीवेज हो जाता है, टूट जाते हैं और H+ जो है वो प्रोटॉन के रूप में, अल्फा हाइड्रोजन जो है वो प्रोटॉन के रूप में निकल के एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ा देता है। तो इस प्रकार एक बेस जैसे ही हाइड्रोजन को आसानी से हटा सकता है तो उसके अंदर एक जो है स्टेबल इनोलेट आयन का फॉर्मेशन हो जाता है और ये स्टेबल इनोलेट आयन जो है, ये स्टेबल इनोलेट आयन फिर कार्बन आयन के अंदर रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाता है। तो इस प्रकार जो है इनमें जो कार्बन आयन है वो एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल हो जाता है और दूसरे अणु के कार्बोनिल कार्बन पर अटैक कर सकता है। इसी के कारण जो है कार्बोनिल कंपाउंड्स एक विशेष प्रकार की अभिक्रियाएं दर्शाते हैं, जैसे एल्डोल कंडेंसेशन है, परकिंसन कंडेंसेशन है, नोवेंजल कंडेंसेशन है या अल्फा हाइड्रोजनेशन हेलोजनीकरण है। ये अभिक्रियाएं जो है वो ये बहुत आसानी से दे देते हैं। तो हमने देखा कि किस तरह से एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप्स जो हैं वो अपने अपने इफेक्ट्स के कारण रिएक्टिविटी में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के अंदर अपना अपना प्रभाव डालते हैं, प्लस इंडक्टिव इफेक्ट से, स्टेरिक इफेक्ट से, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट से, एरोमेटिक रिंग से और उनमें प्रेजेंट